स्नेहा और राजू की आज ही नई नई शादी हुई थी, लेकिन दोनों इस शादी से खुश नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक आपस में कोई संबंध नहीं बनाया था। जब भी स्नेहा अपनी साड़ी उतारती, राजू तुरंत घर से बाहर निकल जाता था। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया और अब स्नेहा को रातों में नींद नहीं आती थी। ऐसे में वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती और इधर उधर घूमती रहती। एक सुबह स्नेहा जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर का शोर सुनकर घबरा जाती है और फिर डर के मारे चुपचाप घर के अंदर बैठ जाती है। रात होते ही राजू नशे में धुत होकर घर लौटता है। स्नेहा उसकी जेब से पैसे निकालकर बाजार से खाना लाती है और फिर उस खाने को ऐसे चबाती है जैसे कोई बकरी चबा रही हो। सुबह होते ही स्नेहा राजू से सवाल करने लगती है, वह रात को कहाँ था? राजू कहता है कि वह काम पर गया था। स्नेहा झुंझलाकर कहती है, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? राजू उसे कुछ पैसे देकर काम पर चला जाता है। उधर स्नेहा बाजार से सब्जियां खरीद कर घर आती है, लेकिन उसके पास सब्जी काटने का कोई सामान नहीं होता। इसलिए स्नेहा अपने पड़ोस में रहने वाली मौसी के पास जाती है और सब्जी काटने के लिए उनसे चाकू मांगती है। लेकिन पड़ोस की मौसी थोड़ी अजीब स्वभाव की होती है, इसलिए वे स्नेहा को चाकू की जगह एक बड़ा सा कोयता दे देती है। स्नेहा भी जैसे कुछ नहीं समझती और उस कोयते से पागलपन की तरह सब्जियां जैसे तैसे काटने लगती है। फिर जब रोटी बनाने की बारी आती है तो वह एक ही बार में सारा आटा बर्तन में डाल देती है। रात को स्नेहा का पति राजू काम से लौटता है। वह देखता है कि स्नेहा बिना कुछ पकाए सारा आटा खत्म कर चुकी है। यह देखकर राजू गुस्से में कहता है, मैं इतना नहीं कमाता कि तू एक ही दिन में सारा आटा बर्बाद कर दे। तब स्नेहा मासूमियत से कहती है, मुझे सब्जी बनाना नहीं आता। यह सुनकर राजू उसे वैसे सिखाने लगता है जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। रात होते ही स्नेहा राजू को लूडो खेलने के लिए बुलाती है और मजाक में सारे कपड़े उतार कर राजू को खेलने के लिए कहती है, लेकिन राजू हंसते हुए स्नेहा को चुप कराकर सो जाता है। सुबह होते ही स्नेहा गुस्से में राजू को काम पर जाने को कहती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन से स्नेहा सब्जी बनाना सीखने के लिए फिर से पड़ोस की मौसी के पास जाती है और मेहनत करके अच्छे से सब्जी बनाना सीख जाती है। अब स्नेहा खुद अपने हाथों से राजू के लिए सब्जी बनाती है। राजू स्नेहा के हाथ की सब्जी खाकर झूठ मूठ में बोल देता है, हाँ सब्जी बहुत अच्छी है, ताकि स्नेहा का दिल खुश हो जाए। स्नेहा राजू की इस तारीफ से बहुत खुश होकर उससे बाहर घूमने चलने की बात करती है। राजू भी स्नेहा के साथ बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाता है। घूमते समय राजू सिगरेट पीने लगता है। तब स्नेहा भी राजू से सिगरेट लेकर पीने लगती है, जिसे देखकर राजू थोड़ा हैरान रह जाता है। अगले दिन सुबह स्नेहा फिर से अपनी पड़ोस की मौसी के पास जाती है और उनसे दाल चावल बनाना पूछती है, लेकिन इस बार मौसी उसे दाल चावल बनाना नहीं बताती। तब स्नेहा एक कटोरी में चावल और एक कटोरी में दाल को पानी में भिगो देती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से मौसी के पास जाती है, लेकिन मौसी इस बार घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। मजबूरी में स्नेहा जैसे तैसे खुद से दाल बना लेती है। जब राजू वह दाल खाता है तो उसे उल्टी हो जाती। तब राजू गुस्से में कहता है, तू क्या मुझे दाल चावल खिलाकर मारने का इरादा रखती है? स्नेहा हंसते हुए कहती है, जो करना है कर लो, मुझे तो अगले हफ्ते घूमने जाना ही है। अगले हफ्ते स्नेहा और राजू घूमने के लिए बस में बैठकर निकलते हैं, लेकिन बस में जाते समय दोनों को नींद आ जाती और वे जिस जगह घूमने जाना चाहते थे वहां पहुंचने की बजाय काफी दूर निकल जाते हैं। यह देखकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह चुपचाप घर लौट आती है। कुछ दिन बाद दोनों एक शादी में जाते हैं। शादी में पीछे बैठे लोग दोनों को पागल कह देते हैं। यह सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना कुछ बोले राजू के साथ घर आ जाती और दोनों सो जाते हैं। लेकिन सोते समय राजू को नींद नहीं आती, इसलिए वह अलमारी से अपनी लुंगी ढूंढने लगता है। तभी स्नेहा पूछती है, इतनी रात में तुम्हें लुंगी की क्या जरूरत है? तब राजू कहता है, लुंगी पहनकर थोड़ा सुकून मिलेगा। अगले दिन सुबह स्नेहा के मन में कुछ आता है और रास्ते में जाते समय वह कुछ पेड़ पौधे तोड़कर अपने घर ले आती है और उनके पीछे बैठकर सिगरेट पीने लगती है। तभी स्नेहा के मन में कुछ अजीब सा ख्याल आता है और वह अकेले भागते हुए स्टेशन की तरफ चली जाती है। स्टेशन पहुंचते ही वह एक बोर्ड पर देखती है कि आखिरी स्टेशन एक बहुत ही सुंदर बीच के पास है, इसलिए स्नेहा तुरंत उसी आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है और बड़े सुकून से वहां बैठ जाती है। लेकिन तभी बीच के दोनों तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। स्नेहा जब रोते हुए आदमी को देखती है, डरकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते स्नेहा नौकरी की तलाश करती है। थोड़ी देर में एक कंपनी का कर्मचारी उससे कहता है, यहाँ सिर्फ सफाई का काम मिलेगा, क्या तुम सफाई का काम कर सकती हो? तब स्नेहा कहती है, हाँ जी सर, मैं तो सफाई की देवी हूँ। स्नेहा यह काम पाकर बहुत खुश हो जाती है और सफाई के काम में लग जाती है। अब वह रोज सफाई करने जाती है और रात होते ही कंपनी के चौकीदार की साइकिल पर बैठकर घर लौटती है। धीरे धीरे स्नेहा रोज सफाई करने जाती है और देर रात तक अकेले घर लौटती है। इसी तरह कई दिनों तक काम करते करते स्नेहा के कान में एक अजीब सी बीमारी हो जाती है, जिससे वह शांति से सो भी नहीं पाती। अपनी परेशानी दूर करने के लिए स्नेहा डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके कान में कोई भी समस्या नहीं है। स्नेहा को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह अपने दोनों कानों में कागज भर लेती है ताकि उसे शांति मिल सके। शांति की तलाश में स्नेहा पूरी रात सड़कों पर ही घूमती रहती है। घूमते घूमते वह शहर की सीढ़ियों पर ही सो जाती। जब सुबह होती है तो स्नेहा देखती है कि वह सड़क के किनारे सोई हुई है। यह देखकर वह घबरा जाती है और भागते हुए अपने घर लौटती है। घर पहुंचते ही उसका पति राजू उससे पूछता है, तू रात भर क्या करता है? खाना भी नहीं खाता, आखिर तू जाता कहाँ है? लेकिन स्नेहा राजू को कोई जवाब नहीं देती। तब राजू कहता है, ठीक है चल मेरे साथ एक सिगरेट पी ले। स्नेहा राजू के साथ बाहर बैठ जाती है और मन ही मन पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती है। फिर स्नेहा भी सिगरेट पीने लगती है। राजू स्नेहा की यह अजीब हरकत
हरकत देखकर कहता है, तेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अगले दिन स्नेहा सफाई का काम कर रही होती है, तभी अचानक खुद ही नीचे गिर जाती है। फिर खुद ही इधर उधर देखती है और जैसे कुछ हुआ ही न वैसे ही खुद से उठकर खड़ी हो जाती। अब स्नेहा सफाई का काम करके देर रात घर लौट रही, तभी उसके सामने एक बकरी आ जाती है। स्नेहा बकरी को देखकर अचानक पागल सी हो जाती है और उसी समय बकरी को मार देती है। फिर बकरी को कचरे में फेंक देती है। बकरी को मारने के बाद स्नेहा पूरी तरह घबरा जाती है और डरते डरते पागलों की तरह अपने घर लौट आती है। घर पहुंचते ही स्नेहा राजू को जोर से किस कर देती है। राजू स्नेहा की इस अजीब हरकत को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राजू काम पर जाने के लिए दरवाजा बंद करके चला जाता है। उधर स्नेहा नींद से उठते ही मानसिक रूप से बहुत असामान्य व्यवहार करने लगती है, जैसे कोई पागल हो। रात को जब राजू घर लौटता है और स्नेहा की हालत देखता है तो उसे कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन स्नेहा उल्टा राजू को ही पागल कह देती है। यह सुनकर राजू खाना खाते खाते गुस्से में खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही राजू खाना छोड़कर जाता है, स्नेहा तुरंत उसी प्लेट के पास आ जाती है और चावल दाल को बकरी की तरह खाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में स्नेहा को उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के कारण स्नेहा रात भर सो नहीं पाती और घर के बाहर बैठी रहती है। तभी उसके सामने वही बकरी फिर से आ जाती है, जिसे कुछ लोग पकड़ने के लिए भाग रहे होते। यह देखकर स्नेहा पूरी तरह से पागल हो जाती है और मानसिक संतुलन खो बैठी। पागलपन की हालत में वह रात को जंगल चली गई, जहाँ उसने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और उसे काट कर घर ले आई। वह उस मरी हुई चिड़िया को कागज में लपेटकर अपनी अलमारी की दराज में रख देती है। इसी तरह स्नेहा रोज इधर उधर भटकती, किसी न किसी जानवर को मारती और उसे कागज में लपेटकर उसी दराज में रख देती। कुछ दिन बाद उसका पति राजू देखता है कि स्नेहा बिस्तर पर गुमसुम सी पड़ी रहती है, पर सीधा सादा राजू कर भी क्या सकता था। अब रोज रोज स्नेहा झाड़ियों से चिड़िया पकड़ कर लाती और दराज में रख देती। कई दिनों बाद घर में सड़ांत फैलने लगी। राजू ने स्नेहा से कहा, कहीं से बदबू आ रही है। स्नेहा ने टालते हुए कहा, ये शहर ही गंदा है। उस दिन राजू काम पर चला गया। इधर स्नेहा की नींद टूटते ही वह शराबी सी लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। तभी अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठी और देखा उसकी ही पलंग के नीचे से एक चिड़िया निकलकर कमरे में उड़ रही है। यह देखते ही स्नेहा फिर पागल सी हो गई। अति घबराहट में वह अपने पति की फैक्ट्री की ओर दौड़ी। फैक्ट्री पहुंचते ही वह इधर उधर भटकने लगी। न जाने दिमाग में क्या आया कि उसने तुरंत राजू को फोन किया। राजू घबराकर बोला, स्नेहा क्या हुआ, सब ठीक तो है? लेकिन स्नेहा ने कुछ कहे बिना ही फोन काट और भाग। अब स्नेहा पूरी तरह से पागल जैसी हो जाती है और अकेले बैठकर सिगरेट पीने लगती है। तभी उसके पति राजू वहाँ आ जाता है। स्नेहा राजू से पूछती है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? राजू कहता है, हाँ करता हूँ, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया कि तुम सच में मेंटल हो या सच में अच्छी हो। तब स्नेहा कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब क्या कर रही हूँ। चलो हम दोनों एक खेल खेलते हैं। खेल ये होगा, कुछ दिन के लिए हम दोनों सिर्फ दोस्त बन जाते हैं। ये सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है कि क्या इस पागल लड़की के साथ दोस्त बनना सही रहेगा या नहीं। तभी अचानक राजू के बड़े भाई और भाभी दरवाजे पर आ जाते हैं। स्नेहा दरवाजा खोलती है और उन्हें नमस्ते करती है। फिर राजू, उसके भाई, भाभी और स्नेहा सभी मिलकर समुद्र किनारे घूमने और बातें करने जाते हैं। समुद्र किनारे बैठते बैठते स्नेहा के दिमाग में अजीब सा ख्याल आता है। वह भाभी से कहती है, मैं तुम्हारे कुत्ते को घुमाने ले जाती हूँ। फिर वह कुत्ते को ले जाती है और वहीं समुद्र किनारे एक छोटी बच्ची को कुत्ता मुफ्त में दे देती है। इसके बाद स्नेहा वापस आकर राजू को बुलाती है और भाभी से कहती है, तुम्हारा कुत्ता भाग गया है। यह कहते ही स्नेहा और राजू वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। फिर राजू कहता है, चलो पार्क में घूमते हैं। दोनों पार्क चले जाते हैं और वहाँ दोस्ती की तरह एक दूसरे से चिपक जाते हैं। घर लौटते समय राजू डरते डरते कहता है, मुझे दर्द होगा। स्नेहा पूछती है, कहाँ दर्द होगा? राजू कांपते हुए कहता है, तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं, स्नेहा कहती है, जल्दी किस दो। राजू तुरंत किस कर देता है। तभी स्नेहा बोलती है, चलो कपड़े उतारो। राजू हैरान होकर कहता है, क्या? तब स्नेहा हंसते हुए बोलती है, अरे हड्डी दिखाना अपनी। अब स्नेहा पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। यह देखकर उसकी दोस्त प्रिया उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब स्नेहा प्रिया से एक मदद मांगती है और प्रिया उसकी मदद कर देती है। स्नेहा अपने मृत पति राजू की लाश को पैक करके ट्रक में दूर कहीं फेंकने के इरादे से लेकर जाती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर को कुछ शक हो जाता है। तभी वह दोनों को ट्रक से नीचे उतार देता है और खुद ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। रात के अंधेरे में स्नेहा राजू की लाश को एक बोरे में लाद कर पूरे रास्ते खुद ही घसीटती हुई समुद्र के किनारे तक ले जाती है। वहीं पर वह राजू का अंतिम संस्कार कर देती है। सवेरा होने तक वह वहीं बैठी राजू की जलती चिता को टकटकी लगाकर देखती रहती है। तभी एक बाबा वहाँ आता है और चिता की बची हुई राख को एक डिब्बे में भरकर स्नेहा को दे देता है। अब स्नेहा उस डिब्बे को हाथ में लेकर अकेली सड़कों पर भटकने लगती है। चलते चलते उसे नींद आ जाती है और वह रास्ते में गिर जाती है। कुछ समय बाद कुछ सन्यासी उसे उठाकर अपने अनाथाश्रम ले जाते हैं। होश में आने पर स्नेहा बाबा को देखकर घबरा जाती है। फिर उनमें से एक सन्यासी स्नेहा को खाना देता है, लेकिन स्नेहा कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद स्नेहा नहाने चली जाती है। नहाने के बाद आश्रम के लोग उसका इलाज करते हैं। बाद में जब स्नेहा आईने में अपनी पागल सी शक्ल देखती है तो उसे अपनी हालत ठीक नहीं लगती। वह अपने बाल ऊपर करके देखने लगती है कि वह कैसी दिख रही है। थोड़ी देर बाद स्नेहा अपने पड़ोस की मौसी को फोन करती है और घर लौटने की बात कहती है। कुछ ही समय में स्नेहा रात के अंधेरे में अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहां वह देखती है गांव वाले उसके घर को आग लगा रहे हैं। यह देखकर वह जोर जोर से दौड़ने लगती है। भागते भागते अचानक एक पुलिस वाला और एक बाबा उसे पकड़ लेते हैं। तभी आसमान से बिजली गिरती है, जिसे देखकर पुलिस और बाबा उसे देवी माँ समझ बैठते हैं और झुककर प्रणाम करने लगते हैं। यह देखकर स्नेहा फिर से भागने लगती, लेकिन थोड़ी ही देर में किसी ने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप करने वाला उसे उसकी मौसी के पास छोड़ देता है। मौसी को देखकर स्नेहा कुछ राहत की सांस लेती है।
तभी अचानक गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और स्नेहा से बाहर आने को कहते हैं। स्नेहा बाहर आती है तो गांव वाले उसे देखकर कहते हैं कोई इंसान नहीं जानवर है। तब स्नेहा सचमुच जानवर की तरह बर्ताव करने लगती है, जिससे डरकर गांव वाले भाग जाते हैं। अब स्नेहा हिमालय जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचती है। हिमालय की ओर जाने से पहले वह खुद को एक नए रूप में तैयार करती, काली साड़ी, काले चश्मे और काली लिपस्टिक के साथ।